हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ध्वनि स्रोत जिसकी आवृत्ति 90 हर्ट्ज है, ध्वनि की 1/10 चाल से स्थिर श्रोता की ओर आ रहा है। श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों यह प्रश्न आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव। और बच्चों डॉपलर प्रभाव प्रकाश तरंगों में भी होता है, ध्वनि तरंगों में भी डॉपलर प्रभाव होता है। यहां पर बच्चों हम बात कर रहे होंगे ध्वनि में डॉपलर प्रभाव की। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव की। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है डॉपलर प्रभाव। बच्चों जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो बच्चों श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है। और बच्चों आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को, आभासी परिवर्तन, ऐसा हमारे श्रोता को प्रतीत होता है, आभास होता है। इसलिए बस ये क्या है बच्चों, ये एक आभासी परिवर्तन है। ठीक है बच्चों, आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। बच्चों मान लीजिए कि ध्वनि स्रोत से n आवृत्ति की ध्वनि तरंगें उत्पन्न हो रही है और हमारे श्रोता को जो आवृत्ति प्रतीत हो रही है वो n डैश है। अर्थात यहां पर n डैश है आभासी आवृत्ति, n है वास्तविक आवृत्ति। और हम जानते हैं कि n डैश बटा n अर्थात आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का जो अनुपात होता है बच्चों, वो क्या होता है, ये होता है v प्लस माइनस वी नॉट बटे v प्लस माइनस वी एस, जहां पर कि वी ओ श्रोता का वेग होगा, वी एस ध्वनि स्रोत का वेग होगा। और बच्चों यहां पर जो हमने लिखा है v प्लस माइनस वी ओ, v प्लस माइनस वी एस, ये है बच्चों ध्वनि का वेग जो हमने अंश में लिखा है। यह है ध्वनि का वेग श्रोता के सापेक्ष, यानी कि श्रोता के सापेक्ष है ध्वनि का वेग। ठीक है बच्चों, और हर में जो हमने लिखा है बच्चों, यह है स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग। अतः बच्चों यहां पे हमें जो सूत्र मिलता है वो क्या है कि आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति का अनुपात किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है श्रोता के सापेक्ष ध्वनि के वेग और स्रोत के सापेक्ष ध्वनि के वेग के अनुपात के बराबर। ठीक है बच्चों, इस सूत्र का हम उपयोग यहां पर करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम समझ गए हैं मूल अवधारणा को, यानी कि डॉपलर प्रभाव को हम समझ गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस प्रश्न को हल करेंगे और उत्तर प्राप्त करेंगे। बच्चों प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ध्वनि स्रोत जिसकी आवृत्ति 90 हर्ट्ज है। तो चलिए पहले हम बना लें एक ध्वनि स्रोत। यह है हमारा ध्वनि का स्रोत। ठीक है बच्चों, ये जो आवृत्ति उत्पन्न कर रहा है वो n बराबर कितना है बच्चों, 90 हर्ट्ज है। n बराबर है 90 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, 90 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न कर रहा है और ये हमारा नन्हा मुन्ना सा श्रोता जो कि स्थिर है, प्रश्न के हिसाब से स्थिर है, पढ़ लीजिए, स्थिर श्रोता। और उसके बाद जब हमारा स्रोत ध्वनि की चाल से कितना बच्चों, ध्वनि की चाल से 1/10, ध्वनि की चाल से, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ध्वनि की चाल से 1/10 चाल से स्थिर श्रोता की ओर आ रहा है। अतः बच्चों ये जा रहा है वी एस से और वी एस का मान है 1/10 वी, जहां पर कि वी क्या होता है बच्चों,
v होता है ध्वनि का वेग। ठीक है बच्चों, ठीक है, v है ध्वनि का वेग। तो चलिए बच्चों, हमें बताना है कि श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति की गणना कीजिए, यानी कि हमें प्राप्त करना है आभासी आवृत्ति। अभी हमने सूत्र पढ़ा है बच्चों की एन डैश बटे एन बराबर होता है v प्लस माइनस वी ओ भागित v प्लस माइनस वी एस। ठीक है बच्चों, यहां पर वी ओ का मान 0 है क्योंकि हमारा श्रोता स्थिर है। यहां पर वी एस का मान हम कितना रखेंगे बच्चों, v बटे 10 रख देंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इसको सरल कर लें, इस समीकरण को हम सरल कर लें। तो यहां पर बच्चों मिलेगा हमें एन डैश बटे एन बराबर वी ओ का मान 0, तो ये v, और बच्चों नीचे मिलेगा v और वी एस तो मिलेगा। सवाल ये है कि हम यहां प्लस लें कि माइनस लें, धन का चिन्ह लेंगे कि ऋण का चिन्ह लेंगे। बच्चों चूंकि यहां पर ध्वनि का वेग और हमारे स्रोत का वेग एक ही दिशा में है, और जब वेग एक ही दिशा में हो तब आपेक्षिक वेग ज्ञात करने के लिए हमें ऋण चिन्ह लेना होता है। ठीक है बच्चों, अगर दोनों वेग एक ही दिशा में हो और अगर हमें आपेक्षिक वेग ज्ञात करना है तो हम ऋण करेंगे, माइनस करेंगे। अगर विपरीत होते हैं तो बच्चों हम धन चिन्ह लेते हैं। तो बच्चों यहां पे हो जाएगा एन डैश बटे एन का मान हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया है एन डैश बटे एन बराबर v बटे v माइनस वी एस, और यहां पर हमें एन डैश का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, v का मान तो हमें मालूम है बच्चों, v का मान हम जानते हैं। v क्या होता है, v होता है ध्वनि का वेग। तो चलिए, ध्वनि का वेग होता है 330 मीटर 330 मीटर प्रति सेकंड। 330 मीटर प्रति सेकंड हम मान रख देंगे ध्वनि के वेग का। तो यहां पे हो गया 330 बटे भागित कितना बच्चों, 330 माइनस, ठीक है बच्चों, 330 माइनस कितना। तो देखिए अभी हमने देखा था कि प्रश्न कह रहा है कि स्रोत का वेग ध्वनि के वेग का कितना भाग है बच्चों, 10वां भाग है। तो ये और ये कट गया, यानी वीएस का मान तो वास्तविक रूप में कितना है, 33 मीटर प्रति सेकंड है बच्चों। तो चलिए अब हम सूत्र में मान रख दें इसका, वीएस का मान हम रख देंगे 33। चलिए अब इसे हल कर लें। अच्छा रुकिए, एक चीज हमसे भूल हो गई है, ये n जाके इधर गुणा हो गया बच्चों, इधर गुणा भी तो हो रहा है ना, तो ये n जाके इधर गुणा हो गया, मान रख दिया जाए। हम वहां पर n का मान भी रख देते हैं। यहां पर जो वास्तविक आवृत्ति है बच्चों वो तो 90 हर्ट्ज है। चलिए अब इसे हल करने पे हमें अपना उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों 330 भागित 330 माइनस 33 करने पर बच्चों हमें मिलेगा 297, और 90 का गुणा तो है ही बच्चों। और बच्चों जब हम इसे सरल करेंगे, इसे हल करेंगे, तो बच्चों आभासी आवृत्ति, हमें आभासी आवृत्ति मिलेगी 100 यानी कि 100 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमें एन डैश बराबर मिल गया है 100 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, वास्तविक आवृत्ति एन का मान है 90 हर्ट्ज, और हमारे श्रोता को जो आवृत्ति प्रतीत हो रही है बच्चों वो है 100 हर्ट्ज। और ये लाजमी भी है क्योंकि हमारा ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर गतिमान है। तो जब स्रोत श्रोता की ओर आ रहा होता है तो आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।